और मंथन चल रहा है यहाँ पर, उससे क्या आपको लगता है कि सरकार के कानों तक बात पहुँच जाएगी? सरकार के कानों तक बात तो पहुंची हुई है। देखो, हिंदुस्तान के दूर दराज का इलाका लगा लो, आप केरला लगा लो, लद्दाख लगा लो, J&K लगा लो, राजस्थान को लगा लो, गुजरात बॉर्डर लगा लो, बंगाल लगा लो, हर गांव में हर फौजी के पास ये सूचना पहुंची हुई है। सरकार को नहीं पहुंची तो सरकार को पास एक अपना तंत्र होता है, IB का होता है, रा का होता है, गुप्तचर का होता है, और सरकार वही बेहतर होती है जो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल अपने गुप्तचर से करवा ले। और इतनी बड़ी बात सरकार को मालूम नहीं है तो उसको मेरी भाषा में मुझे बोलना नहीं चाहिए, पॉलिटिशियन की भाषा में बोल नहीं सकता, लेकिन सरकार के योग्य नहीं है, वो सरकार चलाने के लायक नहीं है, वो कहते हमारी नॉलेज में नहीं है। तो सरकार को अपनी ईगो प्रॉब्लम छोड़नी चाहिए, ईगो प्रॉब्लम छोड़नी चाहिए। जायज बात है, टेबल पर बैठे हुए तुम्हारी नाजायज है, जायज है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आवाज उठी थी कि वन रैंकमैन पेंशन उनको मिलेगी जो कम उम्र में रिटायर होते हैं। वन रैंकमैन पेंशन 2014 में दी, कम उम्र में कौन रिटायर थे? सबसे पहले तो मेडिकल बोर्ड वाला, कई सिपाही हैं 2 साल में 5, मान लीजिए कारगिल में टोटल जो रिटायर्ड थे ना जख्मी, उनकी सर्विस 3 और 4 साल के बीच में थी, वो जवान थे। कम उम्र में रिटायर्ड वाले फौजी, उसके बाद रिजर्विस्ट, पहले रिजर्व आता था, रिजर्व को 8 साल के बाद घर भेजते थे, साल में 2 महीने बुलाते थे। वो 14 साल गया, 15 साल नहीं गया तो पेंशन नहीं होती थी, पूरी 15 साल तक जाना पड़ता था उसको। और एक विधवा, एक 15 साल वाले सिपाही के बराबर इनकी पेंशन होती थी। 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन में। विधवा की, एक सिपाही की पेंशन 17,500 है, विधवा की 9,000 कर दी, जबकि 17,500 होनी चाहिए। रजोस की 9,000 कर दी, वो उतनी होनी चाहिए। मेडिकल बोर्ड वालों की भी उसकी सर्विस के हिसाब से बिल्कुल कम कर दी, उसकी डिसेबिलिटी पेंशन भी कम कर दी। एक दूसरी चीज, मेरा अंग भंग हो गया, मान लीजिए आर्मी किसी ऑफिसर का अंग भंग हो गया, वो कर्नल है इसलिए ज्यादा मिलेगी। अरे भाई, हाथ की कीमत, आंख की कीमत, भंग की कीमत तो एक होनी चाहिए। मेरा हाथ कट गया तो मेरे को 4,500, GSCOs को 9,000, कर्नल को 50,000। कर्नल की लंबाई, सर्विस लंबी है तो और भी ज्यादा, उसका रैंक बड़ा है तो और भी ज्यादा। ये इन्होंने 2014 में किया है, पहले नहीं था। और वन, जिसको मैंने अभी बताया, कम उम्र में उठाए हुए उनकी पेंशन सरकार ने 14 में ही घटा दी। अब बची कुछ इन्होंने ये 2019 में कम कर दी GSOR की। और जिनको नहीं बने, उनका तो हक ही नहीं बनता। जिसने 30 और 35 साल नौकरी कर ली, 55, 58, 57, 60 साल तक नौकरी के लिए, उनको तो वन रैंक में मिलनी नहीं चाहिए थी। पारा मिलिट्री फोर्स में वाले इतनी नौकरी करते हैं, IPS। ये पेंशन में बहुत बड़ा घपला हुआ है, इतना बड़ा घपला हुआ है कि इसकी एक CBI जांच होनी चाहिए। सर, बहुत ही सीधा सवाल। एक मैं पहले एक बता दूं कि वन रैंकमैन पेंशन में सरकार का जितना करोड़ रुपया लगा, 3%, 57% राशि खाली 3% अधिकारियों को दी है, बाकी 43% 97% को दी है। जो कम उम्र वाले तो 44% में ही आते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लो, वहां सारी कटौती करी गई है। उसके एक बड़ा और उदाहरण देता हूँ। इस साल का आप 26 जनवरी का या 15 अगस्त को आप न्यूज़पेपर देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, उसमें गैलेंट्री अवार्ड का पूरे 2 पेज भर के आते हैं। आर्मी में जनरल है 1.5 या 2%, वो गैलेंट्री अवार्ड 99% जनरलों को दिया गया है। GSOR को 1%, मतलब 99% आबादी को 1-2%, और 1.5 या 2% को तुम दे रहे हो 99% अवार्ड। इससे बड़ा हो तो कोई सबूत ही नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर ये सरकार कहती है हमें मालूम नहीं है। मैं रक्षा मंत्री पानीकर से मिला, ये सारी बातें बताई 14 वाली, वो चले गए, भगवान अगले घर ले जाए, बड़ा आदमी था। उसके बाद इससे अरुण जेटली जी से मिला, टेबल पर बैठकर सारे मेमोरेंडम गवर्नमेंट का लेटर, ये टेबल, ये बोले हाँ जाती है, मैं करवाऊंगा। उसके बाद इस रक्षा मंत्री से मिले, सीतारमण से मिले, सेक्रेटरी एक्सपेंशन वेलफेयर, NXCC के माध्यम से रिकग्नाइज बॉडी है, सुनते हैं, करेंगे, बात जायज है। और एक हाई लेवल कमेटी जस्टिस बनाया था 2014 में, कि जो कमियां होगी, जस्टिस रेड्डी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे,
उनके पास भी सारे इंडिया से प्रार्थना पत्र सुझाव लीगल तरीके से दिया गया था और उन्होंने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को भी डोरविल ने सुनाई नहीं कहती, तो जानबूझ के हो गया ना एक प्रकार से। तो सर यहीं पे मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि जिस OROP के हिमायती बख्शी साहब थे, सुखविंदर साहब थे, तो ये लोग हैं कहाँ पे? देखिए साहब, उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज मेरे को 4,525 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है और मैं कर्नल होता तो मेरे को 1.5 लाख मिलती, तो मैं क्यों मुँह खोलूंगा? मेरी तो घर बैठे ही 3 लाख रुपया महीना मिल रही है, तो मैं क्यों बोलूंगा? मैं नहीं बोल सकता। इसको बोलते हैं निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ बहुत बुरी चीज है। बख्शी साहब क्या बोलते हैं, यहाँ एक जनरल सतवीर साहब थे, मैं यहाँ कहता हूँ करोड़ों रुपया गबन किया उसने, कोई जांच करवा ले। संस्था का नियम अनुसार नहीं चलती, संविधान के अनुसार नहीं चलती। उसने जो फार्म भरे उस पर नंबर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बोलता था सिपाही की पेंशन, विधवा की पेंशन, ऊपर जाकर अपनी अपनी करवा लाया। यहाँ वालों की तो सुनी ही नहीं उसने, कोई नहीं सुनता। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कई बड़े अधिकारी इस जो ये आंदोलन आप कर रहे हैं इसको बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठे हैं और इनको ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बस इसमें पीछे बिल्कुल मैं उस अधिकारी की सपोर्ट करता हूँ। कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठा ले, वो अधिकारी सामने टेबल डाल जाए, हम सामने टेबल आ जाए, हम गवर्नमेंट के लेटर के साथ ये साबित कर देंगे कि हम 100% सही है और वो 100% गलत है और वो जस्टिस फैसला दे। वो अधिकारी मानने के लिए तैयार है तो ओपन चैलेंज आ जाइए, आ जाइए, आप टेलीविजन पर आ जाइए, मीडिया के टॉप लेवल का टीवी के अंदर आइए। हम पूरे गवर्नमेंट के लेटर के साथ देखेंगे हमारे साथ अन्याय हुआ और उन्होंने गवर्नमेंट को लूट कर खा गए। बख्शी साहब तो टेलीविजन पे हमेशा बैठ के अपने जवानों की हिमायती करते हैं, बात करते हैं। लेकिन इसके बारे में नहीं बोले वो। मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसके बारे में नहीं बोले। एक बार बोले वो ये 1 पेंशन कमी, अरे नहीं, सरकार ने दे दिया, अभी और कोई बात करो, ये बात मत करो। अंदर की बात हमसे करवा लो आप, और कोई बात करो, ये बात मत करो। स्पष्ट रूप में उन्होंने बताया। बिल्कुल, जितने वो चाहते ही नहीं इसकी चर्चा। एक अधिकारी ने ये बोला कि आंदोलन को चल देना चाहिए, कोई कर्नल था। मैं ये कहता हूँ उस कर्नल को पटेल चौक पर खड़ा करके तोप से उड़ा देना चाहिए। उसको क्या दिया? मेरा मौलिक अधिकार छीन लिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा धरना करते तो हम कोर्ट से आर्डर ले आओ, मना कौन करता? एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमें कल फोन आया है पंजाब से। हाँ। और एक पेपर की कटिंग हमें भेजी गई है। उन्होंने बोला है कि आप आंदोलन कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने भी जवान वहाँ पे पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है और वो बिना मतलब से वहाँ पे बैठे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा है, लीगली नॉलेज और पेंशन की नॉलेज, सिपाही की विधवा, रिजर्विस्ट, मेडिकल बोर्ड, रैस नायक, नायक हवलदार, जनरल सतवीर को हमने मेमोरेंडम बना के दिया, तो मैंने दिया था कि सिपाही की इतनी बनेगी, नायक की इतनी बनेगी, हवलदार की। और जनरल राजकादान खुद कहता है कि मिस्टर शोरान को इतना नॉलेज है, सारी चीज बताई। जो ये बोलते हैं मैं नॉलेज नहीं है, आकर टेबल पर बैठे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, हाई कोर्ट की रूलिंग, गवर्नमेंट के आर्डर, गवर्नमेंट के लेटर, सारी चीज दे देंगे। जो उनको इस पर घुटने नहीं टिका दे, हम उसकी गुलामी करेंगे। ओपन चैलेंज है मेरा उनको, आ जाइए। तो सर एक्चुअली बताइए कि पिछले साल हमने देखा है किसान आंदोलन लगभग 13 महीने तक चला और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का समय आया तो हमारी सरकार जो केंद्र सरकार है उन्होंने हाथ जोड़कर बोला कि ये लगता है कि हमारे सेवा में कोई कमी रह गई है, कोई गलती हो गई है। और उसके बाद किसानों को अपना आंदोलन समाप्त करना पड़ा, उनको आश्वासन मिला, लेकिन उनका आश्वासन भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। क्या आपको उम्मीद है कि जिस तरह 2024 में इलेक्शन होने वाला है, सरकार आपके सामने भी इस तरह से कुछ कर सकती है? देखो, चाहे मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं कहता हूं मुझे मोदी जी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये पूरी टीम वर्क काम करती है। अपनी सरकार की किसान आंदोलन से काफी डैमेज होने के बाद विड्रॉ किया। ये हमारे 1 पेंशन को 2024 में इलेक्शन है और ये काफी बढ़ गया, चारों तरफ डैमेज होने के बाद वापस लेकर दे भी ले देता, उसका क्या फायदा? अरे स्वतः बुद्धि से काम लो, अपनी इंटेलिजेंट को बुलाओ। एक रक्षा मंत्री डिफेंस सेक्रेटरी को बैठाकर, तीनों जनों को बैठाकर, हमें 5 आदमियों को बैठा लेकर टेबल पर, और जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज सुनता है ऐसे सुनाई करें, आधे घंटे में फैसला कर दे, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। लेकिन ये हो नहीं रहा है ना, हो नहीं रहा है। कोर्ट में 10 साल धक्का खाओ, सरकार का करोड़ों रुपया खर्चा, हमारा करोड़ों रुपया खर्चा, आधा घंटा बैठ कर वो फैसला नहीं कर सकते। इसको क्या पॉलिटिशियन है, हम तो राजनीतिक जानते नहीं साहब।
इसी को राजनीतिक बोलते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो इस आंदोलन में किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टियों का भी आप जिक्र करना चाहेंगे या इसमें कोई शामिल नहीं? देखो, जब भी कोई भी हो, आज बीजेपी है तो अपोजिशन वाले उकसाएंगे, कांग्रेस की होता तो ये उकसाते, और कोई होता तो उकसाए। एक ये राजनीति का सिद्धांत है कि जिसको जो भी सरकार पावर में होती है उसके खिलाफ आग लगाओ, चाहे झूठी लगाओ चाहे कितनी लगाओ, उसको उखाड़ दो, उसको फेंक दो। उनको राष्ट्र से प्यार नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियां देश के बारे में कम सोचती, अपने बारे में ज्यादा सोचती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मौजूदा सरकार तो ये कहती है ना कि हम जो है वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात 18 घंटे वो काम करते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं इसी जंतर मंतर पे सभी लोग तबाह हैं और परेशान होते हैं। देखो जी, मैं एक बड़ी साफ कहूंगा, कोई मोदी जी के बारे में मेरे पूछे, मैं उनको 100 में से 75 नंबर दूंगा। बॉर्डर पर सड़कें बनाई, उनको पूरा नंबर जाएगा। भारत में रेलवे बिछाई, उनको पूरा नंबर जाएगा। सड़कों का जाल बिछाया, वो नंबर जाएगा। हथियारों की कमी करी, वो नंबर जाएगा। नेवी एयरफोर्स को उठाया, वो जाएगा। लेकिन पहले वाली विधवा जिसको आज 19,000 पेंशन है, उसको 9,000 पेंशन दिया, इसका तो मैं बुराई कर सकता हूँ। पहले एक सिपाही की पेंशन के बराबर रिजर्व की, उसकी आधी कर दी। मेडिकल बोर्ड वालों ने कर दी, और जिनको नहीं था उनको लुटा दिया। इसका मैं बगैर इसके एनेक्सेसी का कहता हूँ, जितनी एयरलाइंस में सीनियर सिटीजन को 50% कंसेशन देते हैं, रेलवे में महिला को और आदमी को मिलता था, भारत सर उसका क्यों बंद कर रखा है? वहाँ मैं सहमत नहीं हूँ, वहाँ भी बूढ़े को मिलना चाहिए। अब बॉम्बे कलकत्ता में जाइए, आपको रेल की टिकट 10 रुपये की, 5 रुपये की मिलेगी। आप दिल्ली कैसे रिवाड़ी जाइए, बहादुरगढ़ जाइए, सोनीपत जाइए, यहाँ आपको 35 रुपये की टिकट मिलेगी। तो ये कमियाँ हैं ना, तो अपनी कमियों को तो सरकार को दूर करना चाहिए। जो कमियां हैं, वो जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो कमियां हैं उसकी तो आलोचना करना हमारा अधिकार है। लेकिन सर, किसान और सेना और तमाम शिक्षा के अधिकारी सभी तो कहीं ना कहीं त्रस्त ही तो हो रहे हैं। वो हमेशा से सरकार के सपोर्ट में थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है सभी लोग धरना प्रदर्शन का सहारा देना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मैं उसका एक कारण बताऊं। आपने किसान आंदोलन की बात की। किसान आंदोलन में पंजाब ज्यादा था, सरदार ज्यादा थे, मानोगे। उसके बाद पश्चिमी यूपी था, कुछ हरियाणा था। किसान तो पूरे हिंदुस्तान में है। केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, वो उनके साथ नहीं जुड़े थे। हमारे जवानों में आज के दिन लद्दाख से लेकर, कश्मीर से लेकर, कन्याकुमारी से लेकर, बंगाल से लेकर गुजरात तक, बॉर्डर तक सारे जुड़े हुए हैं। ये डिफरेंस है किसान आंदोलन का और हमारा आंदोलन का। तो सर, अंत में आप मुझे बताइए, क्या ये आश्वासन किया जाए, हम लोग सभी आश्वस्त हो जाएं कि सरकार की नींद बहुत जल्दी खुलेगी और आप लोगों की बात को सुना जाएगा? मैं नहीं कह सकता। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ जो टीवी में देने वाला है। मैं इंडियन लाइन से रिटायर्ड हूँ और रिटायर्ड एसोसिएशन चलाता हूँ। हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली। हम किसी को लेकर अमित शाह तक गए, हमें मेडिकल फैसिलिटी दे दी। सामूहिक मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया कि एयर इंडिया के कर्मचारी को मेडिकल चीजें दिया जाएगा। उसके बाद एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर जिसने आयुष्मान लागू किया था, जो मोदी और अमित शाह के बिल्कुल नजदीक है, वो बोलता मैं नहीं देता, नहीं दूंगा, नहीं दिया। बाद में हमें दूसरी संस्था से वो मेडिकल फैसिलिटी लेनी पड़ी। इससे बड़ा क्या प्रूफ दूंगा? क्या ये समझा जाए कि देश के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के वजह से भी बहुत सारे काम खराब हो? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट की वजह से, ब्यूरोक्रेट की वजह से ये सारी 90% समस्या ब्यूरोक्रेट की तरफ से है। ब्यूरोक्रेट सही हो, सही गाल। मैं एक संगीता गोगरोलिया थी यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर में। हमने बोल दिया कि हमारे फौजी, जैसे मैं फौज में नौकरी करी, बाद में मैंने आगे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करी। मरने के बाद वाइफ को एक पेंशन मिलती थी। 1 घंटा 45 मिनट हुआ, उसके दिमाग में बैठा, उसने हमारी फैमिली 2 फैमिली पेंशन का ऑर्डर कर दिया था, करवा दिया गवर्नमेंट से। ब्यूरोक्रेट चाहे तो सारे काम हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। ब्यूरोक्रेट चलते किसके सहारे पे हैं? हमेशा से आरोप लगा है कि सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि नहीं हमें सरकार चला रही है, सरकार कहती है कि हमें ब्यूरोक्रेट्स के अधीन। साहब जी, मेरे को हाई लेवल पर बना दो तो मैं जो प्रधानमंत्री मंत्री को ऐसी मक्खन लगा कर ऐसा मिस गाइड करूंगा, जो मामूल का मक्खन भी फैल हो जाएगा, गाय का घी भी फैल हो जाएगा। ये उनको समझा। ब्यूरोक्रेट के लिए तो बंसीलाल जैसा और प्रताप सिंह कैरो और मायावती जैसे चाहिए। वहाँ ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं चलाते थे अपनी? बंसीलाल एडमिशन चलिए, काम नहीं होगा बोला सस्पेंड करो,
प्रताप सिंह वहाँ बैरोगेट का पेशाब निकलता था, सारा काम होता था। ये बैरोगेट पर निर्भर क्यों है? ये इनकी कमजोरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, प्रशासनिक कमजोरी है। चलिए, बहुत देर आपसे हमारे